चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 8 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है उद्योग। उद्योग के बारे में देखेंगे कि आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने के पुस्तक, अभ्यास पुस्तक जो आपने इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है और वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों का रेखाएं छापने से किया जाता है और इसी के उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तक के रूप में बांधकर और पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा है लुगदी कागज के रूप में, कागज अभ्यास पुस्तक के रूप में है और ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करती है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था में संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पाद से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले के धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण देखें। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल देखें तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग में होता है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज आवश्यकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं और आवश्यक से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है और यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में होते हैं। और समुद्री आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किए जाते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्यन तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। आकार में देखें तो उद्योग के आकार का तथ्य पर निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजन, लोगों की संख्या और उत्पाद की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ में से होता है और टोकरी बनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं और ऑटोमोबाइल और भारी मशीन का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व के बारे में देखें तो स्वामित्व का आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र से वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या आपूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद एंड मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। उद्योगों की अवस्थियों के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखें तो वे कारक जो
उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र के बारे में देखें तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है और प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप भी शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पादन और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई और बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन ही है। और औद्योगिक प्रदेश के बारे में देखें तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका और पश्चिम के मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। और भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई पुणे समूह है, बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश है और हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक विपदा क्या है तो उद्योग में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पादन करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। और भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.030 बजे घटित, जब तक कि सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक घटना है और यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने में हाइड्रोजन रासायनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादन के साथ साथ अत्यंत विषैले मिसाइल आइसोसाइनेटिक यानी IMC गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद 1989 की सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और हजारों लोग जो बच गए थे वे आज भी एक या अधिक बीमारियों से, अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत, अंतराशोथ विकृत आदि से पीड़ित हैं। और 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाँव चोरिगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों की भी स्थापित किया गया था और कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे और वे जो समय पर भाग पाए थे उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से त्रसित हो गई थी। जोखिम कम करने के उपाय जैसे हैं घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र में अलग बहुत दूर रखना जाना चाहिए और उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैली या खतरनाक पदार्थों के संक्रमण और उनके संभव प्रभावों को ज्ञान होना चाहिए और आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए और उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं और इस समय सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ तथा सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग भी शामिल है। शब्दावली है प्रगलन का क्या अर्थ होता है तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके आवश्यकों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप आकर निष्कर्ष किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, वस्तु वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है और लौह इस्पात उद्योग और वस्तु उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। और वस्त्र उद्योग भारत,
भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और है भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र। और उसके बाद लोहा इस्पात उद्योग के बारे में देखें विस्तार से। तो अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिनके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोह इस आवश्यक कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। और लोहा आवश्यक से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका पट्टी में भी रखा जाता है जहां यह प्रगलित होती है और इसके बाद यह संशोधित होती है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों से कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात बड़ा होता है और इससे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसमें तार बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात से मिलाकर इसकी मिश्रण धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तु जिनका हम लोग उपयोग करते हैं या वे हैं जो लोहा या इस्पात बनते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बनते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। और यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे सब भी इस्पात से बनी होती है। तेल को इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। खनिज का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है और कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बना होता है। सन 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। और 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस क्षेत्र तक बहुत विशाल हो गया और लोह के विदेशों से आयात करना पड़ा था। और भारत में लोह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ होते हुए विकसित हुए। और सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। और ये 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सलेम तमिलनाडु में। और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। जमशेदपुर में देखें 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था और स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। झारखंड में स्वर्ण रेखा और नुखर कई नदियों के संगम के समीप नुसाकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। और साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। और यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोह आवश्यक कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ कोलकाता के निकट भी था और जहां विशाल बाजार उपलब्ध है। और टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्र से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोह आवश्यक चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त हैं। और खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों में से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इससे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध भी हुई है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए और इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है।
और उसके बाद भारत के लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग का निर्भर है और उद्योग पर निर्भर है। और भारतीय लोहा इस्पात भारत उद्योग में बृहद समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात भी सम्मिलित है और इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योगों की भी उद्योगों भी इसमें शामिल है। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर ह्यूमनियर ओटायरिया मसीगनी और इरी में है और इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह का स्थिति है। शब्द उत्पत्ति है शब्द टेक्सटाइट लैटिन के टेक्सियरे से उत्पन्न हुए हैं और जिसका अर्थ बुनना होता है। पिट्सबर्ग देखें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा आवश्यक मिनेसोटा के लोहा के खानों से प्राप्त होती है जो पिट्सबर्ग में लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। और इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है और यह आवश्यक के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। और ग्रेट लेक्स में पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह आवश्यक रेलगाड़ियों से लाया जाता है और ओहियो मोनोगहेला और एल्गहनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। और आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है और ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गहनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है और परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं और ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखें। धागे से कच्चे की बुनाई एक प्राचीन कला है और कपास ऊन सिल्क जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उद्योगों में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है और रेशे वस्त्र उद्योगों के कच्चे माल हैं और रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन सिल्क कपास लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नाइलॉन है, उसके बाद पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक और एरान शामिल है। और सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकलाई उसके बाद तकनीकी एवं हथकरघों के बनाया जाता था और उसके बाद 18वीं सदी से पावरलून ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत चीन जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक में से हैं और भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। और ब्रिटिश शासन से पूर्व उसके बाद हाथ से ही कते और हाथ से ही बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमन और मसूलीपट्टनम की छींट कालीकट के केलिकुआ तथा बुरहानपुर सूरत और वडोदरा के सुनहरी जारी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्तापूर्ण और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने से में अधिक समय लेता था और इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम में के नए वस्त्र मिलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी थी जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में भी थे। और क्या आप जानते हैं कि देश के प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गेलेस्टर में स्थापित हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो भी गया था। पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। उष्ण आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पतन और कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायता करते हैं। और उसके बाद
सहायक रहे और प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है और एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया के इसका वजन कम नहीं होता है, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। और उसके बाद कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण इसके केंद्र हैं। अहमदाबाद में देखें तो अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी और यहाँ यथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्मात नगर बन गया था। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति का कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन कराने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श मौसम है और उसके सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद भी करते हैं और इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नजदीक में मुंबई पतन इससे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा भी प्रदान करती है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं और बहुत से वस्त्र मिल बंद हो गए हैं और देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। क्या आप जानते हैं कि भारत वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। उसके बाद ओसाका के बारे में देखें उद्योग के बारे में। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यहाँ जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है और ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर एक विस्तृत मैदानी सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और नुकोष्ण आर्द्र जलवायु कटाई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त मौसम है। ओडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। उसके श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे माल का आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातीय कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और USA से आयात की जाती है और परिष्कृत उत्पादन अधिकांशतः निर्यात किए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र के उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, उसके बाद ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं।